बढ़िया। चलिए जी, गुड मॉर्निंग सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हम लोगों ने शुरू किया था। एक बार फटाफट से रिकैप लेंगे हल्का सा कि हमने कैसे शुरुआत की थी चैप्टर की। अब बिल्कुल सीक्वेंस में चलाएंगे, जो जो टॉपिक आता चलेगा वो करते चलेंगे, ठीक है। हमने शुरुआत की थी सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, क्या पढ़ने से कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जानने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब पढ़ा। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे क्या होता है जी, कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, असाइन हो सकता है, डिक्लेयर लिमिट एक्सटिंग्विश यानी कि किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसी कोई भी चीज अगर आप किसी डॉक्यूमेंट से करोगे तो वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ना रह करके क्या बन जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और नेगोशिएबल वर्ड जब ऐड होता है तो नेगोशिएबल का मतलब क्या है, ट्रांसफरेबल, जिसको नेगोशिएट किया जा सकता है यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब ये बना था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इट मींस अ डॉक्यूमेंट जिससे क्या होता है जी, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो आप क्या, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को उस इंस्ट्रूमेंट में जो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मींस जो उसमें हक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बना एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप फ्रीली उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। और कैसे होता है ये, बाय मेयर डिलीवरी, यानी कि सिर्फ डिलीवर करके, या फिर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट मतलब बाय साइनिंग, यानी कि साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड देन डिलीवरिंग, उसको क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कहते हैं। ये हमने इसका मीनिंग पढ़ा था। जब बात आई डेफिनेशन की तो डेफिनेशन नहीं दी गई, परंतु सेक्शन 13 ये जरूर कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक जो कैसे ट्रांसफर हो जाता है या कैसे आगे सौंप दिया जाता है, ठीक है जी, बाय मेयर डिलीवरी, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखे कि बाय मेयर डिलीवरी या फिर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, कैसे बताया गया कि ये किसको जाता है, या तो बियरर को या किसको जाता है, ऑर्डर को। बियरर मतलब जो भी बियर करेगा उसको, एंड ऑर्डर मतलब जिसका नाम लिखा है स्पेसिफिकली उसी पर्सन को इसकी प्रॉपर्टी जाती है, यानी कि उसी पर्सन को इसकी पेमेंट मिलती है। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रोमिसरी नोट हो या चेक हो, जिसकी पेमेंट किसे मिलती है, या तो बियरर को या ऑर्डर को। अब ये जब हमने वर्ड पढ़े तो हमें यहाँ पे पता लगा कि दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक बियरर एक ऑर्डर, जिसके बारे में यहाँ भी बताया गया है। एक इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कब होगा, जब उस पे लिख ही दिया गया है कि पेबल टू ऑर्डर, ये वर्ड यूज कर लिया गया है कि इसकी पेमेंट किसको होनी है, टू ऑर्डर को। या फिर क्या होता है जी, किसी पर्सन का नाम लिखा है स्पेसिफिकली, डन। और जब कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी का नाम लिखा होता है, तो वो कैसे ट्रांसफर होता है जी, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। दूसरा हमने पढ़ा पेबल टू बियरर कब होता है, पेबल टू बियरर होता है जी जब उस पे किसी का नाम ना लिखा हो या स्पेसिफिक ये लिखा गया हो कि इट इज पेबल टू बियरर, यानी कि उसके इंडोर्समेंट ब्लैंक है या उस पर लिख दिया है कि ये किसको देना है, बियरर को। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं जी, बाय मेयर डिलीवरी, डन। इसके बाद हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होता है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट आ जाता है उसका टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है, यानी कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट आया है उसके टाइटल में आप कोई भी डिफॉल्ट नहीं निकाल सकते, कभी भी ये नहीं कह सकते कि इसका टाइटल तो क्या है जी, डिफेक्टिव है, ये चीज अलाउड नहीं होती। और कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है या ऑर्डर होता है, देखो लिखा है ना। अब धीरे धीरे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी कि अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉमिस वर्ड यूज हुआ है किसके लिए, प्रोमिसरी नोट के लिए, और ऑर्डर वर्ड यूज हुआ है किसके लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के लिए, ठीक है जी। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसमें कितना सम है ये भी सर्टेन होना चाहिए, टाइम क्या है ये भी सर्टेन होना चाहिए, एंड किसको पे करना है यानी कि पे कौन है ये भी सर्टेन होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को बनाने से कुछ नहीं होता, उसको डिलीवर करना पड़ता है। आज की क्लास में ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं 4 नंबर में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कितना जरूरी है। एंड डिलीवरी बहुत जरूरी है क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट में बना करके आज मेरे पास रख लूं, कोई फायदा नहीं है उसका, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं है, क्योंकि बनाया जरूर है लेकिन अपने पास रख लिया। आई बात समझ में।
तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बना करके आपने अपने पास रख लिया, किसी को सौंपा नहीं, वो किसी काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास है वो, आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी करके एक टॉपिक आएगा जिसमें हमें पता चलेगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करना बहुत जरूरी होता है। डन। ये हमने पहली क्लास में सीखा था। दूसरी क्लास में हमने तीन इंस्ट्रूमेंट सीखे थे। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और चेक क्या होता है। प्रोमिसरी नोट एक तरीके का एनआई है। इसमें सबसे जरूरी बात क्या थी, इसमें जो मेकर होता है वो अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू। यहाँ पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है कि मैं आपको इतने समय के बाद इतने अमाउंट पे कर दूंगा। डन। एंड कभी भी प्रोमिसरी नोट क्या नहीं होते, बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते। किसने बोला ये? आरबीआई ने। कि वैसे तो अलाउड है, बट आरबीआई ने क्या कह दिया था, आरबीआई ने साफ ये बोल दिया था कि सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में है वो पेबल टू बियरर सिर्फ कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई बना सकता है। यानी कि प्रोमिसरी नोट कभी भी पेबल टू बियरर नहीं होते हैं। डन। बाकी सारी चीजें सेम है, सर्टेन पर्सन, सर्टेन टाइम, मनी ओनली, ये सारी चीजें। ओके। फिर हम पढ़ते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहला क्वेश्चन, प्रोमिसरी नोट दूसरा क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज तीसरा क्वेश्चन। इन दोनों का डिफरेंस, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस, फोर्थ क्वेश्चन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज चेक। ये पांच क्वेश्चन पक्का पक्का कर लेना भाई। सारे क्वेश्चंस बता दूंगा जैसे जैसे चैप्टर चलेगा। जैसे ऑर्डर बियरर एक क्वेश्चन बनता है, डिसऑनर ऑफ चेक एक क्वेश्चन बनता है, और अभी बता दिया इंपोर्टेंस ऑफ डिलीवरी आप पढ़ेंगे वो एक क्वेश्चन बनता है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वो एक क्वेश्चन बनता है। इनकोइट इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, ये एक क्वेश्चन बनता है। सारे क्वेश्चंस बता दूंगा जो बनते हैं और कहां से केस स्टडी बनती है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं होता, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जिसमें ड्रॉवर ड्रॉई को कहता है कि ये बिल आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और पेई को क्या होती है जी, पेमेंट मिलती है। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है, ड्रॉई की होती है। और अगर ड्रॉई फेल नहीं, ड्रॉई पेमेंट ना करे, ड्रॉई फेल हो जाए, फिर किसकी तरफ जा सकते हैं आप, ड्रॉअर की तरफ जा सकते हैं। एंड ये पेबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं होते। डन। बाकी सारी बातें सेम है, राइटिंग में होना चाहिए, ड्रॉअर ड्रॉई पे सर्टेन होना चाहिए, मनी ओनली होनी चाहिए, और ये मैंने हाईलाइट भी करवा रखा है। A bill of exchange cannot be made payable to bearer on demand. Payable to bearer on demand नहीं हो सकता, यानी कि payable to bearer on a specified date या specified time ये हो सकता है, on demand कभी भी नहीं बनता। डन। ये बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था अगली क्लास में, एक सिंगल क्लास जो की थी हमने सिर्फ एक टॉपिक पे, ये कंप्लीट हो गया था। चेक इसी क्लास में डिस्कस कर लिया था, डिसऑनर ऑफ चेक अपन ने बाद में डिस्कस किया था। चेक क्या होता है, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, बस इसमें दो चीजें ऐड हो जाती हैं। इट इज ऑलवेज ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट इज ऑलवेज पेबल, ठीक है जी, ऑन डिमांड, या ये कह लो इट इज नॉट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ये दो फीचर ऐड हो जाते हैं, उसके अलावा चेक बिल्कुल सेम है, बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसा ही होता है, वही ड्रॉवर ड्रॉई पे ही होता है। ये दो चीजें हैं, यानी कि चेक के फीचर्स क्या है, सारे बिल ऑफ एक्सचेंज वाले, बट इट मस्ट बी ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड ओनली। डन। बोलो भाई, क्लियर। उसके बाद बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट आता है, ये बहुत अच्छे लेवल पे करवाया था, प्रॉपर लिखवा भी दिया था, बियरर कब होता है, ऑर्डर कब होता है, दो दो नंबर में दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके। डन। अब यहां से शुरू करवाऊंगा आज का टॉपिक, और घर से ऐसे रिवाइज कर लिया करो। हमें मुश्किल से कितने प्रॉपर 8 मिनट 30 सेकंड लगे हैं, 8 से 9 मिनट में मैंने आपको चारों टॉपिक रिवाइज करवा दिया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये भी रिवाइज कर लिया हमने, ये भी रिवाइज कर लिया कि प्रोमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, चेक क्या है, ये सारी चीजें रिवाइज हो गई। 2 मिनट और लगेंगे, उसमें हम डिसऑनर ऑफ चेक भी रिवाइज कर सकते हैं, बट अभी मैं क्या करूंगा, टॉपिक एक बार सीक्वेंस में चलाऊंगा, जो जो पेंडिंग है करते चलेंगे। और इससे क्या होगा जी, इससे धीरे धीरे प्रॉपर आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जब आपको ये दिखेगा कि हाँ आप धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीशन पे आ चुका है। तो शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक के किससे, इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, एक बार कोई भी बालक ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा है इसे पढ़ो और समझाने की कोशिश करो। 2 मिनट का समय है। बातें करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा, बिल्कुल भी 1% भी।
इतना ही टाइम था, बताओ किसी ने पढ़ा? जी बताइए, क्या मतलब लग रहा है आपको? कोई भी प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी इंडियन ने इशू किया हो, या यहाँ पे यूज किया हो, यूज करने का मतलब उस पे अपन ने पे किया हो, या मिले हो। मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो या तो मैंने बना दिया, या जिसके बेसिस पे मैंने पेमेंट कर दी, या जिसके बेसिस पे मुझे पेमेंट मिल गई, तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाए वो इनलैंड हो जाएगा, राइट? हाँ जी। हाँ, इंडियन, मैं इंडियन ही हूँ भाई। तो मैं मेरी बात कर रहा था, ऐसे नहीं स्पेसिफाई करूं मैं। आप मुझे बाहर का कह रहे हैं, आपने बोला ऐसे। एग्री? एग्री करते हो? मैं फिर से बता देता हूँ, ये दो लाइन में जो लिखा है उसका अर्थ आप सबने भी पढ़ लिया, भाई भी बता रहा है। या तो मैं पेमेंट कर दूं, या मुझे पेमेंट मिल जाए, या मैं बना दूं, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? इनलैंड हो गया। तीनों में से कोई भी एक काम हो जाए, डन। डन, बिल्कुल गलत। जी। इंटरप्रिटेशन स्किल्स चेक हो गई हैं आपकी। दो लाइन, दो लाइन कर, कोई चेंज करना चाहता है तो कर दे अभी। फिर से मौका दे रहा हूं। मुझे बता दो ना, बातें क्यों कर रहे हो? आप बताना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बता दो, क्या पता सही हो, क्लैपिंग हो जाएगी आपके लिए बेटा। हाँ। इंडिया वाले ने इंडियन रेजिडेंट को ही दिया है, लाइक मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया और इनको दिया है। सिंपल सी बात है, मैंने बनाया, इनको पेमेंट मिलेगी, ये करेंगे। मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसके बेसिस पे इनको पेमेंट मिलेगी, यानी कि दो ही पार्टी हैं। प्रोमिसरी नोट हो गया, तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा। और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए कैसा, क्या होना चाहिए? इंडिया वाला बनाए, इंडिया वाला पेमेंट करे। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन होती है ना, उनमें से कोई भी दो, तीनों इंडियन होनी चाहिए तो इंडियन है। चलो, आधा ठीक बताया गुड़िया ने। आधी क्लैपिंग तो कैसे, थोड़ी सी क्लैपिंग कर दो इसके लिए। सही बता रही है वो, बट उसे बताना नहीं आया। कैसे, देखो, कभी भी पढ़ो, इसे ही कहते हैं कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है। जब कोई क्लाइंट आएगा, या आपकी कंपनी हो सकता है कोई डील आए उसके पास, सामने वाला कोई एग्रीमेंट लेकर के आए, कोई प्रपोजल लेकर के आए, कोई ऑफर लेकर के आए, और आपको बोला जाए बताओ समझाओ, तो वहां पे आप बैठ के ऐसे देखने लगते हो कि हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। हम्म। समझे? सी, देखो कैसे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है, इतनी बात तो समझ में आ गई। इनलैंड है तो मतलब एक स्वदेशी, और दूसरा क्या है, फॉरेन, तो मतलब बाहर वाला। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सी कैसे लिखा है, ध्यान देना। ऐसे पढ़ते हैं, अ प्रोमिसरी नोट, कोमा, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। यानी कि तीनों की बात हो गई। एक बार तीनों लिख लेते हैं, चलो। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, समझा रहे अपने को कि कब होगा इनलैंड। डन, यहां तक कोई दिक्कत? सी, अब क्या लिखा है, ड्रोन और मेड इन इंडिया। अब ड्रॉ करना या मेड, बात तो दोनों एक ही है, लेकिन इन्होंने दो वर्ड क्यों यूज किए? क्योंकि प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, मेकर, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, मेड इन इंडिया। यानी कि मेड, या ये लिख दो मेकर, और ड्रोन वर्ड लिखा है तो मतलब किसकी बात हो रही है, इसकी, यानी कि यहाँ पे ड्रोवर, और यहाँ पे भी क्या लिख दिया, ड्रोवर लिखा है ना। देखो, ड्रोन और मेड इन इंडिया, बना कहां पे हो, इंडिया में। ओके। एंड, एंड वर्ड यूज हुआ, एंड मेड पेबल इन, मेड पेबल इन, यानी कि पेमेंट कहां पे हो रही हो, यहां पे ब्रेक लेंगे क्योंकि कोमा आ गया है। मेड पेबल इन, और ड्रोन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सुन लो ध्यान से, ऐसे लिखा है, जिसको बनाया गया हो कहां पे, इंडिया में, एंड, यानी कि प्लस, एंड वर्ड लिखा है तो जोड़ना पड़ेगा साथ में, चॉइस तो है नहीं। प्लस क्या हो,
मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि या तो पेमेंट हो रही हो या जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया हो उनमें से कोई इंडिया का हो। फर्क समझ में आ रहा है? देखो एंड वर्ड यूज हुआ है। एंड कहां पे यूज हुआ है? मेड इन इंडिया एंड, ऐसे लिखा देखो, मेड इन इंडिया एंड साथ में क्या जोड़ा? पेबल इन और ड्रॉन अपॉन, और चॉइस दे दी, यानी कि मेड इन इंडिया एंड पेबल इन, या फिर क्या कह दूं, दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है? मेड इन इंडिया एंड ड्रॉन अपॉन। समझे? बात समझ पा रहे हो? देखो सिंपल सी बात है। कैसे? मेरे से ये पूछे सर क्या खाओगे, पूछो सर क्या खाओगे? पिज्जा एंड बर्गर या चाउमीन में से एक, पिज्जा एंड बर्गर या चाउमीन में से एक, दोनों में से एक, यानी कि मेरे पास चॉइस क्या हुई? अब क्या मांगा मैंने आपसे? पिज्जा एंड बर्गर या चाउमीन, तो मतलब पिज्जा एंड बर्गर दे दो या पिज्जा एंड चाउमीन दे दो। तो ऐसे लिखा देखो, मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रोन अपॉन। अब देखो यहां लिख दिया मेड इन इंडिया, तो मतलब मेकर तो कहां का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। जैसे गुड़िया ने बोला कि सर आप इंडिया के हो बनाने वाला, और जिसको पैसे मिलेंगे वो इंडिया के। ये बात तो सही साबित हो गई इसकी। अब देखो मैं तीनों में अगर लिखूं, प्रोमिसरी नोट के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा? प्रोमिसरी नोट इनलैंड कब होगा? जब मेकर इंडिया का हो। और यहां पे ऐसे लिख दूं, पेमेंट या ड्रोन अपॉन, लिखूं क्या? हाँ या ना? ना भाई, यस मत बोलो। प्रोमिसरी नोट किसी पे ड्रॉ कब होता है? उसमें तो पार्टी ही दो होती हैं। सी, यही फर्क होता है। प्रोविजन को समझना एक चीज है और अप्लाई करते समय ध्यान देना अलग चीज होती है। अब आपने ये तो समझ लिया, बोला हाँ सर मेड इन इंडिया और दोनों में से एक होना चाहिए। अब यहां पे तो अब दोनों में से एक लिख ही नहीं सकते ना प्रोमिसरी नोट में, यहां पे तो होता ही एक है। तो यहां पे पता है क्या लिखना पड़ेगा? ड्रोन तो वर्ड आएगा ही नहीं, यानी कि मेकर प्लस पेमेंट पे ही लिख रहा हूं। इन शॉर्ट दोनों पार्टी कहां की होनी चाहिए? इंडिया की। यानी कि प्रोमिसरी नोट में चॉइस ही नहीं बची, जो मैंने गुड़िया से पूछा था। तो गुड़िया ने बोला था सर आप पैसे दे रहे हो, आप बना रहे हो, इसको पैसे मिल रहे हैं, दोनों इंडिया के। और बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा सा गलत क्या कर दिया था? कोई भी हो, कोई भी नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज में पता है क्या लिखेंगे? ड्रॉवर प्लस या तो ड्रॉई या पे, ये एक इनमें से क्या हो जी? इंडिया का हो। जैसे सुन लो, सामने देखो, मैं प्रोमिसरी नोट बना रहा हूं, इंडिया का हूं। प्रोमिसरी नोट बनाया मैं इंडिया का, इसको पेमेंट हो रही है कहां की? इंडिया की। प्रोमिसरी नोट के केस में दोनों पार्टी क्या हो जी? इंडिया की। डन। मैं प्रोमिसरी नोट बना रहा हूं, ये युगांडा से है यहां बैठा, ये एक्सेप्ट कर रहा है, और ये नाइजीरिया से है ये बैठा। युगांडा नाइजीरिया इंडिया में आते हैं या बाहर आते हैं? बाहर इंडिया से, अलग देश है। बनाने वाला इंडिया का, एक्सेप्ट करने वाला इंडिया के बाहर का, जिसको पेमेंट होनी है इंडिया के बाहर का। क्या ये इनलैंड बनेगा? नहीं बनेगा। मैं इंडिया का हूं, ये युगांडा से एक्सेप्ट कर रहा है, इसको पेमेंट होनी है इंडियन, इंडिया का, बाहर का, इंडिया की। ड्रॉवर इंडिया का, ड्रॉई बाहर का, पेई इंडिया का। चल जाएगा, बन जाएगी बात। क्यों? साफ लिखा है। ड्रॉवर कहां का हो? इंडिया का, और इन दोनों में से एक क्या हो जी? इंडिया का। मैं बनाने वाला इंडिया का, ये एक्सेप्ट करने वाली इंडिया की, ये युगांडा का जिसे पेमेंट जाएगी। बाहर का हो गया, इनलैंड है। क्यों? ड्रॉवर प्लस ड्रॉई इंडिया के, पेई चाहे बाहर का हो। अपोजिट सुन लो, इसने बनाया है, युगांडा वाले ने बनाया, एक्सेप्ट इंडिया वाले ने किया,
पेमेंट इंडिया का होगी। इनलैंड है क्या? नहीं है भाई, ड्रॉअर बाहर का हो गया, यानी कि बनाने वाला इंडिया का हो। और चेक में भी क्या होगा? सेम, ड्रॉवर इंडिया का और दूसरी पार्टी जो है कौन? दोनों में से कोई भी एक, यानी कि ड्रॉई में से या पेई में से एक क्या हो जी? इंडिया की। आ रही है बात समझ में? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, शेल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। कायदे से इतनी ही बात है कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो क्या होगा जी? इनलैंड होगा। अन्यथा क्या है जी? बाहर का। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनाने के तरीके क्या क्या हैं? मैथ के जैसे समझ लो इसको, जैसे मैथ होता ना वैसे याद कर लो। पहली कंडीशन क्या है जी? ड्रॉ हमेशा कहां हो? इंडिया में। ड्रॉअर या मेकर कहां का हो? इंडिया का हो। पेपर में आए, केस स्टडी बने, सबसे पहले क्या देखना? ड्रॉअर या मेकर कहां का है। और अगर वो बाहर का हुआ, सिंपल सी बात है, वो इंलैंड हो ही नहीं सकता कभी। पर सर बाकी दो इंडिया के, अरे हो चाहे, पहली कंडीशन सबसे जरूरी क्या है? ड्रॉअर या मेकर कहां का हो? इंडिया का हो। उसके बाद एक इंडिया का हो। अब प्रोमिसरी नोट में तो टोटल दो ही होते हैं। अब मैं ये कह दूं भाई साहब, हेलो, मजाक नहीं चल रहा, क्यों क्यों जाओ, यूं जाए तो ड्रॉवर कहां का है? प्रोमिसरी नोट की अगर बात करें तो प्रोमिसरी नोट में क्या होता है? कितनी पार्टी होती है? दो। अब मैं क्या बोलूंगा? मेकर कहां का होना चाहिए? इंडिया का। यही बोलूंगा ना, मेकर कहां का हो? इंडिया। उसके अलावा दोनों में से, अरे दो होती ही नहीं भाई, प्रोमिसरी नोट में टोटली दो है, एक इंडिया का और दूसरे में से चॉइस है ही नहीं, तो दूसरा भी कहां का हो? इंडिया। तो प्रोमिसरी नोट इनलैंड कब होगा? मेकिंग प्लस पेमेंट दोनों इंडिया में हो। क्लियर? डन? यही समझना है, क्योंकि फॉरेन वाला जब पढ़ाऊंगा ना तो तुम घबरा जाओगे। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? देखो क्या लिखा है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्यों हिला डाला ना? कहा था ना घबरा जाओगे। तो फॉरेन की तो यही है परिभाषा। अब मैं आपको ये समझाऊं, इंडियन कौन है? इंडियन वो होता है जो इंडिया में पैदा हुआ हो, जिसके माँ बाप ऐसे। फॉरेनर कौन है? जो इंडियन नहीं है। ऐसे ही है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ही कंडीशन याद करनी है, मेकर ड्रॉवर इन इंडिया एंड पेई और ड्रॉई दोनों में से एक इन इंडिया। ओके। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट तो बहुत मुश्किल लगी होगी याद करने में आपको, ठीक है जी। पर पेपर में जब आए तो ऐसा नहीं कि उन्होंने फॉरेन पूछा और आप ये लिख दो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और आपको मिलेंगे दो में से दो। ऐसा नहीं, आपको इनलैंड बताना है थोड़ा कि ऐसे होता है, एंड फॉरेन की ये परिभाषा है। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं एक बार, आइए। एग्जाम्पल 11। कोई डाउट किसी को पूछना है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में? इकलौता आता है 2 नंबर में और अपने भाई के साथ आएगा 4 नंबर में, फॉरेन वाले के साथ। समझ गए भाई? डन? देखो एक बार फिर से समझा देता हूं। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि कौन कौन से हो गए? प्रोमिसरी नोट, बोला करो साथ में, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक। ठीक है जी। प्रोमिसरी नोट इनलैंड कब होगा? जब मेकर प्लस पेई दोनों क्या हो जी? इंडिया के हो। जैसे मेकर मोदी जी, ठीक है जी। मेकर कौन है? हेलो, क्लास में हूं जी, रिकॉर्डिंग में बताओ। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी। मेकर कहाँ के हैं? मान लो मोदी जी का, मानना क्या, मोदी जी कहाँ के हैं? इंडिया के। ठीक है, दंगे हो जाते हैं अभी, है इंडिया के हैं। और पेई कौन है? अमित शाह जी। कहाँ के हैं ये भी? इंडिया के। दोनों पार्टीज कहाँ की? इंडिया की। प्रोमिसरी नोट क्या हो जाएगा? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज कब होगा इनलैंड? अगेन, अब मेकर तो होता नहीं, यहां पे कौन होता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन? मोदी जी। आई बात समझ में? प्लस
ऐसे लिखूंगा ड्रोई या पेई, इनमें से एक कौन हो जी इंडिया के। अब ड्रोई कौन है मान लो, अमित शाह जी, डन। पेई कौन है, ट्रम्प भाऊ। पेमेंट का हो रही है बाहर, तो भी क्या है जी इंस्ट्रूमेंट इनलैंड। अपोजिट भी हो सकता है, ड्रोई कौन है जी, ट्रम्प जी, और पेई कौन है, अमित शाह जी। अब कोई कहे सर दोनों ही बाहर के हैं, मतलब कि ड्रोवर मोदी जी हैं और ड्रोई कौन है, ट्रंप जी, और पेई कौन है जी, पुतिन जी। ठीक है जी, ये इनलैंड नहीं है, क्यों, क्योंकि ड्रोई और पेई में से एक इंडिया का होना चाहिए था, ये तो दोनों भाई कहां हैं, बाहर के। आ गई बात समझ में। और चेक के केस में सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, यानी कि ड्रोवर कहां का हो, इंडिया का। ड्रोई और पेई में से कोई एक क्या हो जी इंडिया का, वो क्या हो जाएगा, इनलैंड हो जाएगा। ओके, चंदा मामा सुनाऊं, चंदा मामा दूर, शर्म आ रही है? सोने दिया नहीं, और ये क्या मतलब था, शर्म नहीं आ रही सर, नींद आ रही है। अगली बार आंख बंद हुई उठ के पड़ेगा तू, ठीक है ना, हंस मत। हाँ, एग्जाम्पल पढ़ो भाई। एक प्रोमिसरी नोट बना कहा, कोलकाता में, और पेबल कहाँ है, मुंबई में। तुम ही जवाब दोगे रे, ओए कोलकाता कहाँ है बता चल, इंडिया में, और मुंबई इंडिया में, यानी कि मेकर प्लस पे दोनों कहाँ के, इंडिया के। तो ये प्रोमिसरी नोट क्या होगा जी, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। एक बिल बना कहां पे, वाराणसी में। वाराणसी कहां है, इंडिया में। किस पे बना, ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन जोधपुर। जोधपुर कहां है, इंडिया में। ऑल दो इस पे ये लिखा है पेमेंट कहां होगी, सिंगापुर में। कहां पे, सिंगापुर। ये कहां है, हाँ जी कहां है, क्या, इंडिया से बाहर है। तो यहां पे क्या है जी, ड्रॉवर कहां का, इंडिया का। ड्रॉई कहां का, इंडिया का। पेई कहां का, बाहर का। फिर भी ये क्या है जी, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा, ए कहां का रहने वाला है, आगरा का। आगरा कहां है, इंडिया में। ड्रू यानी कि बनाया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज कहां पे, आगरा में ही। किसके ऊपर, बी के ऊपर। बी क्या है, एक मर्चेंट, कहां का, न्यूयॉर्क का। कहां का, न्यूयॉर्क का। बी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं इसको पे कर दूंगा, और पेमेंट कहां पे होनी है, दिल्ली में। ठीक है जी, बना कहां, इंडिया में। ठीक है जी, एक्सेप्ट कहां हुआ है, इंडिया के बाहर, लेकिन पेमेंट कहां होनी है, इंडिया में। यानी कि ड्रोवर इंडिया का, ड्रोई बाहर का, पेई इंडिया का। बिल क्या होगा, इट इज एन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इस केस में अगर आप देखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज बना भी कहां है, इंडिया में, और पेमेंट भी कहां हो रही है जी, इंडिया में। आ गई बात समझ में, बोलो भाई, पक्का, श्योर। ऐसे। फोर्थ, ए रहने वाला है कहां का, मुंबई का। बनाया क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज, कहां पे, मुंबई में। ठीक है जी, रहता भी कहां, मुंबई में। बनाया भी कहां, मुंबई में। यानी कि ड्रॉवर कहां का, मुंबई का। मुंबई कहां, इंडिया में। सो ड्रॉवर कहां का, इंडिया का। ठीक है जी, बनाया भी इंडिया में, एंड उसके बाद पता है क्या किया, किसके ऊपर बनाया, बी पे। बी कहां का है जी, मथुरा का। मथुरा कहां, इंडिया में। एंड बी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज एज पेबल इन लंदन। यानी कि ड्रॉवर इंडिया, ड्रॉई इंडिया, पेमेंट लंदन। लंदन यानी इंग्लैंड, यानी कि बाहर इंडिया के। ड्रॉवर इंडिया का, ड्रॉई इंडिया का, लेकिन पेई लंदन का। इट इज ऑल्सो एन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। इस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज बना इंडिया में है, ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इट इज इमेटेरियल, फिर उसकी पेमेंट कहां हो रही है, लंदन में हो रही है। यानी कि एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनलैंड। मतलब सर ये देखो, इस केस में बनाया कहां पे, इंडिया में। एक्सेप्ट कहां पे हुआ, इंडिया में। पेमेंट कहां जानी थी, लंदन। लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया था, अब जिसको पेमेंट होनी थी वो कहां का था, लंदन का। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, उसने उसके बाद कहीं और भेज दिया आगे, उसने वापस इंडिया में भेज दिया। तो कह रहे एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एक बार अगर इनलैंड हो गया, वो हमेशा इनलैंड ही रहेगा, फिर चाहे वो एंडोर्स होकर कहां पहुंच जाए, फॉरेन में पहुंच जाए। कैसे, ऐसे। बनाया मैंने, मैं कहां का, इंडिया का। एक्सेप्ट इसने किया, ये कहां का, युगांडा का। पेमेंट किसको होनी, इसको। ये कहां की, इंडिया की। ड्रोवर इंडिया, ड्रोई बाहर का, पेई इंडिया की। इनलैंड है ना, लेकिन इसने एंडोर्स कर दिया इसको। ये कहां का,
नाइजीरिया का। यानी कि अब क्या हो चुका है, एक्सेप्ट करने वाला इंडिया का था, ड्रोई बाहर का, पेई भी बाहर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार इनलैंड हो गया, इनलैंड हो गया, उसके बाद कहीं चला जाओ। सिंपल सी बात है, किसी का बालक इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में पैदा हुआ है, उसके बाद उठा के उसको फॉरेन भेज दिया, बेशक भेज दिया, और पैदा कहां हुआ था, इंडिया में, यही कहलाएगा, और कोई इलाज थोड़ी है। समझे, समझे क्या, पक्का। इफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन इन अबाउट टू एग्जांपल्स, ये जो ऊपर वाले दो एग्जांपल पढ़े हैं, ये और ये, कह रहे कल को अगर ये फ्रांस चला जाए एंडोर्स होके, तो भी ये क्या रहेंगे, इनलैंड रहेंगे। यानी कि एक बार फिर से बता रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्लेस वेयर इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन एंड मेड पेबल, ठीक है जी, रेजिडेंस ऑफ पर्सन ऑन होम इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन एंड नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कह रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, ये वो जगह है जहां पे इंस्ट्रूमेंट बना है और पेबल होना है। कोई भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाया या मतलब ड्रॉन या मेड इन इंडिया ऐसे लिखा है, इसको छोड़ देना चाहिए, ऊपर जो टाइटल लिखे हैं सिंपल बता रहे हैं, जो मैंने आपको समझा दिया था। एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक बने कहां पे, इंडिया में, उसके बाद या तो पेमेंट हो जाए इंडिया में, या क्या हो जाए, ड्रॉई कहां का हो, इंडिया का, तो क्या हो जाएंगे वो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो जाए। ऐसे ही लिखा है जो ऊपर पढ़ा था अपन, कि दोनों में से एक कंडीशन, ये नहीं पढ़ा था, ऐसे ही रहा, मेड इन इंडिया ये या ये, ठीक है जी, पेबल इन और ड्रॉन अपॉन, डन। सुनने में आसान लगता है, मजे आते हैं जवाब देने में, लेकिन घर जा करके प्रैक्टिस कर लेना, एक दूसरे से बार बार पूछ लेना, एक दूसरे को बार बार समझा देना, क्योंकि जब खुद बोलते हैं तो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। आई बात समझ में, बोलो भाई। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहाँ का है, मतलब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो इनलैंड नहीं होता, दूसरे शब्दों में बोले तो ऐसे समझ सकते हो। अब यहाँ पे भी तीन केसेस बता रहे, वही बना कहाँ का है और सामने वाला कहाँ का है जो एक्सेप्ट कर रहा है या पेमेंट। अब यहाँ पे पता है सिचुएशन कैसे लिखी होगी, इनलैंड तो अपन ने ऐसे समझा दिया था, मेड और ड्रोन इन इंडिया ऐसे ही समझाया था। फॉरेन को पता है कैसे समझाना पड़ता है, फॉरेन वाले को ऐसे समझाना पड़ता है, मेड या ड्रोन, ऊपर क्या लिखा था, मेड इन इंडिया, यही लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेड या ड्रोन आउटसाइड इंडिया, सबसे पहले तो यही है। और तुमसे अब मैं पूछूं, इसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कायदे से फर्क पड़ना चाहिए, हो ही जाएगा फौरन। तो पता है कैसे समझा रहे हैं, बना बाहर हो, उसके बाद सारे केस जोड़ दो, क्या क्या केस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है जी। मैं ड्रोई को अच्छा बता दूं, ड्रोवर को ई आर लिखूंगा, ड्रोई को डबल ई, पेई को डबल वाई डबल ई। अब यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, ड्रोवर कहाँ का है, बाहर का, उसके बाद क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, ड्रोई प्लस पेई, दोनों कहाँ के हो, इंडिया के हो, तो भी क्या है जी, फॉरेन के हैं, या फिर ड्रोई इंडिया का है, ठीक है जी, प्लस नहीं आएगा, और पेई कहाँ का हो गया, बाहर का, आउटसाइड। अगला क्या बन सकता है, ड्रोई कहाँ का है, आउटसाइड, एंड पेई कहाँ का है, इंडिया का। तीसरा केस, ड्रोई भी और पेई भी दोनों ही क्या है, बाहर के हैं, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। सर ऐसे नहीं, तो ये लो लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रोन और मेड आउटसाइड इंडिया। उसके बाद पहली सिचुएशन, ओन अ पर्सन रेजिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया प्लस मेड पेबल इन इंडिया। इसका ये कहने का मतलब है, पेई कहाँ का है, पेई इज इक्वल टू इंडिया, उसके बाद ड्रोई चाहे इंडिया का हो या ड्रोई क्या हो जी, आउटसाइड इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला केस ऐसे बना रखा है कि जिसमें बनाने वाला बाहर का है, यानी कि ड्रोवर इज इक्वल टू आउटसाइड इंडिया। उसके बाद कह रहे हैं कि ड्रोई इंडिया का है, पेई भी इंडिया का है, तो भी ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। एक कॉम्बिनेशन क्या निकला, ड्रोवर बाहर का है, ड्रोई ठीक है जी बाहर का है, लेकिन पेई इंडिया का है, तो भी क्या है जी, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरे पॉइंट में ऐसे समझा रहे हैं, ड्रोवर कहाँ का है जी, आउटसाइड इंडिया का, ओन अ पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी कि ड्रोई इज इक्वल टू आउटसाइड इंडिया प्लस पे भी क्या है, इज इक्वल टू आउटसाइड इंडिया, तीनों ही क्या हो गए, बाहर के, ड्रोवर आउटसाइड इंडिया, ड्रोई आउटसाइड इंडिया, पे आउटसाइड इंडिया, तो भी क्या है जी, फॉरेन है।
ओके। और तीसरा ऐसे समझा रहे, ड्रोवर कहाँ का है जी, बाहर का, ओन अ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, यानी कि ड्रोई इज इक्वल टू इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया, यानी कि पे इज इक्वल टू आउटसाइड इंडिया, तो भी क्या है जी, फॉरेन। एक और केस हो सकता है, यहां नहीं लिखा, आप बता दो कौन सा होगा वो। हैं जी, क्या दोनों इंडिया के हो, पेई और ड्रोई इंडिया के, ये रहा ड्रोई और ये रहा, सॉरी पेई, ड्रोई और पेई, ये रहा पहले में ही है, दोनों बाहर के हो ऐसा, ये रहा, ये भी बाहर का, ये रहा बाहर का। हैं जी, बाद में ट्रांसफर करने से क्या होता है, एक बार फॉरेन का हो गया तो हो गया। हाँ, ये वाला केस कि सर ड्रोवर इंडिया का हो, ड्रोई आउटसाइड इंडिया हो, और पेई भी क्या हो, आउटसाइड इंडिया हो, जो शुरू में समझाया था, जो यहां नहीं लिखा है कि ड्रोवर इंडिया का लेकिन दोनों पार्टी बाहर की है, तो क्या हो जाएगा वो, फॉरेन होगा, इनलैंड नहीं होगा। डन, डन, टॉपिक कंप्लीट है जी। आराम से तसल्ली से पढ़ लेना, कोई डाउट है तो घर जाना, दोबारा से क्लास चलाना, आराम से तसल्ली से पढ़ना, जो मैं बोलूं क्लास में सुनना, नहीं समझ में आ रहा बैक करना, सुनना, पॉज करना और सोचना मैंने क्या बोला। आई बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है। शक्ल बनाने से कुछ नहीं होगा, दोबारा लेक्चर लगा लेना, किसी का डाउट आ रहा है तो अभी सामने हूं, पूछ सकते हो, किसी के मन में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है, आराम से पूछ लो। ऑनलाइन वालों रिप्लाई कर दो, और अगर डाउट है तो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दो, कभी टाइप करने में लग जाओ सर ऐसे वैसे हो, सीधा वॉइस नोट भेजो। आमने सामने जो बालक है, कुछ पूछना चाहोगे? गुड़िया रोने को क्यों हो रहे हो, क्या हो गया, मुश्किल लग गया इतना? पूजा, ए पूजा, किवें आ, और वो कहाँ गया, नींद? मैंने क्या किया, मैंने क्या किया बताओ, बताओ मेरा कहाँ कसूर था, क्या, हाँ, बताओ क्या कसूर था बेटा? अच्छा मेरा नहीं था, हाँ? तो आया क्यों नहीं 2 दिन, ये बता पहले, कब आया? एक ही दिन छुट्टे पे था क्या? ऐसा लग रहा है जन्म जन्म बीत गए हैं गौरव। नो डाउट, नो डाउट, निखिल, गौरव, योगेश, सोनिया, नियति। आशना का रिप्लाई नहीं है, रितिका का रिप्लाई नहीं है, इसके अलावा और कौन है, मयंक का रिप्लाई नहीं है, और तो है, यस। ऊपर से क्या वापस बताऊं, पूछ मेरे भाई, क्या फॉरेन वाले, फॉरेन वाला बता देता हूं भाई शुरू से, ए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो बता तो रहा हूं, वर्ड ओपन तो होने दे, बहुत ही जल्दी है तेरे को, सुन लो। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, बातें बंद। क्या होता है जी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट? ड्रोन, बोलो, या मेड इन इंडिया, ठीक है जी, प्लस क्या हो, ड्रोई, ठीक है जी, इन इंडिया, और पे इन इंडिया। डन। यानी कि कौन कौन से केसेस बन सकते हैं यहां पे, ड्रोवर इज इक्वल टू इंडिया, बोलो, ड्रोई इज इक्वल टू इंडिया, पे इज इक्वल टू इंडिया, एक केस। दूसरा केस क्या बन सकता है, ड्रोवर इज इक्वल टू इंडिया, ड्रोई इज इक्वल टू इंडिया, पे इज इक्वल टू आउटसाइड इंडिया। ओके, ऐसे ही अप्लाई करना है पेपर में। तीसरा, भाई आंखें लगाओ और देखो इधर, ड्रोवर इज इक्वल टू
इंडिया, ड्रॉई इज इक्वल टू आउटसाइड इंडिया, पे इज इक्वल टू इंडिया। और बताओ, और होगा कोई इनलैंड? बता दो, अगर होगा तो, क्या पता मैंने ना लिखा हो। होता है क्या? हाँ बताओ कौन सा। हाँ, ड्रोवर इंडिया। क्या बनाऊं? ड्रॉई आउटसाइड इंडिया, पेई आउटसाइड इंडिया, ये इनलैंड होता है? तो फिर क्यों कह रहे हो बनाओ? बोलो, मजे लेने बिना बात के। और होता है तो बता दो ना, या हाँ ना। चल, हाँ, तो बता फिर। तेरा बच्चा, मान ले तू घूमने गया हुआ था वेस्ट इंडीज, वहां पैदा हुआ, उसके बाद तू उसे इंडिया में ले आया। अब तेरे से कोई पूछेगा बच्चा कहाँ पैदा हुआ था, क्या बोलेगा? चलो, हमें भी पता लग गया। चलो, सीधी सी बात है ना भाई, जैसे आपने ये पढ़ा, अगर एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, वो बाद में बाहर चला जाए एंडोर्स हो गए, तो भी इनलैंड रहेगा। तो कोई फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, वो फॉरेन था तो इंडिया में आ गया, तो क्या वो इंडियन हो गया? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। तीसरी बार तूने पूछा तो मैंने ऐसे बोला, रहे तो फॉरेन का ही गा, वो अलग बात है जो तूने बताया। ठीक है जी। कब पता लगा तेरे को? चलो, अब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। ये वेस्ट इंडीज जाके आया अब। कहां से आते हैं ये लोग? भाई, आप लेट आए, आप बिना पूछे अंदर आए, मैंने आपको ऐसे बोला, ऐसे नहीं होता, आप रूस के चले गए। आप 15 मिनट बाद, 21 मिनट बाद दोबारा आ रहे हो, और आके फिर कह रहे हो गोलगप्पे खाने चला गए। व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ क्लास? क्लास बेटा, क्लास। टॉपिक खराब हो गया आपका। चल बैठ जा, अभी यहीं बैठ जाइए। भौमिक, बैठाओ इसे साथ में। और अगर ये सोए तो इसे जगा देना। हौसला ऐसा होना चाहिए, बोला क्लास से बाहर निकाल दिया, कोई चक्कर नहीं है। गोलगप्पे बना मिर्ची वाले, पापड़ी खा के आए हो, कौन सा पानी पीते हो, तभी दिक्कत है। देखा तुमने वो कौन से बाबा आए थे बीच में, कोई परेशानी लेके जाता है गोलगप्पे में कौन सी चटनी खाते हो, लाल, हरी खाया करो। चल ऐसे है, अभी नया टॉपिक शुरू होगा, वहां से अपन समझेंगे। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट और बता देता हूं, सुन लो भाई सारे। आज हमें दो बातें तो ये पता चली कि इनलैंड क्या होता है और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और एक भाई ने बताई। सुन लो भाई, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कब होगा, ध्यान देना सभी। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इस चीज का जवाब क्या दिया गया? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो है जी, जो ड्रोन या मेड कहां पे, आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी। और प्लस, कैसे बोला गया कि ड्रोई, इन्होंने डायरेक्ट बता दिया, ज्यादा नहीं लिखा, ऐसे कि ड्रोई इज इक्वल टू आउटसाइड हो या इनसाइड इंडिया हो, परंतु पे ही कहां का होना चाहिए, आउटसाइड का, ऐसे लिखा। फिर बताया
कि दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ड्रोन और मेड आउटसाइड इंडिया, प्लस इस बार ये लिखा कि ड्रॉई कहां का हो, आउटसाइड इंडिया, पेई कहीं का भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है और इंडिया का भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? यानी कि अब यहां पे आप कॉम्बिनेशन चेक करोगे तो क्या क्या बन चुका है, ड्रॉई प्लस पेई दोनों बाहर के हैं, ओके जी। और यहां पे क्या बन गया एक कॉम्बिनेशन, ड्रॉई इंडिया का, पेई बाहर का। इसको चेक करोगे तो सेम वही बात, ड्रॉई प्लस पेई बाहर का, और ड्रॉई बाहर का लेकिन पेई कहां का, इंडिया का। और तीसरा क्या बचा कि ड्रॉई भी कहां का है जी, इंडिया का, और पेई भी कहां का है, इंडिया का। ओके, ये लिखा है मॉड्यूल में, लेकिन इसके अलावा एक और केस हो सकता है जो अपने को पता है कि ड्रोवर इज इक्वल टू, नहीं नहीं आउटसाइड इंडिया वाले तो सारे केस ऊपर हो गए ना बेटा, ड्रोवर इज इक्वल टू इंडिया एंड ड्रॉई आउटसाइड इंडिया, और पे भी क्या हो जी, आउटसाइड इंडिया। तो क्या हो जाएगा जी, फॉरेन हो जाएगा। पूछ लो ना समझ में आ रहा हो तो अभी भी पूछ लो बेटा, ऐसे शक्ल मत बनाओ, पूछो पूछो, हाँ पूछो बेटा। डन ना, पक्का भाई? किसी का वॉइस नोट आया हो तो? नहीं आया, डन। कुछ पूछना है? ओके, चलो फिर अब आगे पढ़ते हैं। लास्ट, इसी पॉइंट का लास्ट टॉपिक, लाइबिलिटी ऑफ मेकर या ड्रॉअर ऑफ फॉरेन बिल। मेकर या ड्रॉअर की क्या लाइबिलिटी होगी? अब लाइबिलिटी की बात यहां पे ये नहीं आ रही जी, प्रोमिसरी नोट है तो मेकर पेमेंट करेगा, और अगर सर बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है तो ड्रॉई पेमेंट करता है, वो मना कर दे तो ड्रॉअर करता है। पेमेंट की बात नहीं हो रही, वो सबको पता है। लाइबिलिटी की बात हो रही है। लाइबिलिटी मतलब जब पेमेंट नहीं हुई तो आप कैसे लायबल हो? तो ऐसे लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री या कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि अगर कुछ और ना लिखा हो, कंट्री के बारे में ना लिखा हो कहीं पे, तो जो लाइबिलिटी होती है मेकर की या ड्रॉवर की, फॉरेन प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की या चेक की, फॉरेन वाले की बात हो रही है, इंडिया वाले की बात नहीं हो रही, इज रेगुलेटेड इन ऑल एसेंशियल मैटर्स बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर ही मेड द इंस्ट्रूमेंट। क्या टॉपिक है सर, कैसे? सुन लो। अब मैंने आपको ये बताया जी, मैंने बिल बनाया इंडिया में, एक्सेप्ट हुआ मान लो युगांडा में, और पेमेंट कहां पे होनी है, वेस्ट इंडीज में या इंडिया में। मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा ये आ गया, कल को पैसे ना दिए जाए तो कानून कौन सा लगेगा, लाइबिलिटी कैसे आएगी? अब मान लो इंडिया में मैंने बनाया, यहां पे ये लिखा है कि आप अगर पेमेंट नहीं करते टाइम पे तो 6% ब्याज देना पड़ेगा। पेमेंट वेस्ट इंडीज में होनी, और ये कह रहा है कि हमारे यहाँ तो 12% ब्याज मिलता है, 12% दो। मैं ये कहूंगा हमारे यहाँ तो 6% ही ब्याज देते हैं। सप्पा पैगा या नहीं पैगा बताओ? ये 12% मांगेगा, मैं कहूँ हमारे यहाँ 6% देते, ये बीच में आगे बोले हमारे तो 9% लिखा है। ठीक है जी, इधर से ये आ गया, ये कह रहा हमारे तो यहाँ ये लिखा है। फिर इसलिए ये प्रोविजन बनाया गया। अब कोई नहीं, एग्जाम्पल दिया जस्ट, कि ड्रोवर या मेकर लाइबल कैसे होगा, तो कह रहे फॉरेन बिल के केस में अगर लाइबिलिटी आनी है किसकी, मेकर की या ड्रोवर की, तो वो हमेशा लाइबल है। कैसे? बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर ही मेड द इंस्ट्रूमेंट। कहां से? वहां से जहां पे इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। डन, भूलना मत कभी भी। मेकर की ड्रोवर की लाइबिलिटी हमेशा वहां की आएगी अगर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो, जहां बना था। कहां बना था, कहीं बनाओ, वो चेक करो और लाइबल कर दो। एंड द रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज ऑफ द एक्सेप्टर, यानी कि ड्रॉई और इंडोर्सर की लाइबिलिटी कहां से आती है, वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल, जहां पे पेमेंट होनी थी। यानी कि ड्रॉवर हमेशा लाइबल जहां उसने बनाया, बाकी पार्टीज लाइबल कहां, जहां पेमेंट होनी थी। और पेई की लाइबिलिटी कहां से आएगी बताओ? पेई की लाइबिलिटी कहां की होनी चाहिए है? कहीं की भी हो। पेई कौन होता है? जिसको पैसे मिलते हैं, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? हाँ तो फिर तुम ही जवाब दे रहे हो, सबसे पहले तो तू ही बोला कहीं की भी हो जाए। पे की तो कोई लाइबिलिटी होती नहीं, उसने तो पैसे लेने हैं। ये तो वही बात होगी, तेरे नाम का चेक कटा, तेरे को पैसे लेने, मैं कह रहा हूं तेरे पे ही फाइन लगेगा। बोला क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है।
पे की तो लाइबिलिटी है ही नहीं, लाइबिलिटी किसकी आनी है, ड्रॉअर या मेकर की? तो कह रहे जहां बना वहां की, और बाकी जो बचा एक्सेप्टर है, इंडोर्सर है, उसकी लाइबिलिटी कहां से, जहां पे पेमेंट होनी थी। सर नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल दे दो। ये लो, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना, कहां पे, ए ने बनाया है, कहां पे बनाया है, बर्कले में, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15%। कहां पे है, इंडिया पे नहीं है, बस इतना समझ लो। एक्सेप्ट हुआ किसने किया, बी ने, ठीक है जी। एंड पेबल कहां पे है, वॉशिंगटन में, जहां पे ब्याज की दर क्या चलती है, 6%। यानी कि जहां ड्रॉ हुआ है वहां 15% और जहां पेमेंट होनी है वहां पे 6%। अब बिल कल को इंडोर्स होके कहां पहुंच गया, इंडिया में, और डिसऑनर हो गया। तो सीधी सी बात है, अब अगर ड्रॉई पे एक्शन लेना है, यानी बी पे अगर एक्शन लेना है इंडिया में, या कहीं पे भी एक्शन लोगे अगर बी पे, तो उसको कौन सी रेट से पे करना पड़ेगा, इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट 6%। क्यों, क्योंकि पेमेंट कहां होनी थी शुरू में, वॉशिंगटन में। लेकिन अगर ए की, ड्रोवर की या मेकर की लाइबिलिटी निकालनी है तो जहां पे वो बना था, यानी कि 15%। केस स्टडी आ चुकी है पेपर में सेम ऐसे ही, और मुश्किल नहीं है सर। यहाँ पे आप एक चीज अगर देखोगे तो इन्होंने तो ये बताया ही नहीं बी कहाँ का है, तुम्हें क्या करना है, तुमने तो लाइबिलिटी फिक्स करनी है। लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, ड्रोवर कहां से है और वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और दूसरा पेई कहां से है और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ड्रोई कहीं का हो, चाहे चांद से आया हो, अपने को क्या लेना देना। अपने को तो इतना पता है, ड्रोअर या मेकर की लाइबिलिटी आ गई तो कहां से निकालेंगे, जहां पे बना है। और अगर किसी और की लाइबिलिटी है, ड्रोई की या इंडोर्सर की, तो कहां की लगेगी जी, जहां पे ही था। सिंपल, क्या दिक्कत है बता दो। डन, क्लियर, ओके। ये फिर से पढ़ लेना, यहां पे कंप्लीट होता है। ओके, ओके, डन जी, हो जाएगा। लग रहा है रिवाइज करने का टाइम चाहिए, या दो और करा दो छोटे छोटे, फिर पूरे हो जाएंगे अपने। चाहिए समय 2 मिनट का, आओ फिर। इनकोइट इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट। डन, ओके जी। अब बढ़े आगे, और किसी ने कुछ डिस्कस करना है आपस में, कोई दोस्त किसी को समझा रहा हो, क्योंकि होता है बहुत बार ऐसा, टीचर का नहीं समझ में आता, दोस्त बोले तो तुरंत आ जाता है। हो गया, पक्का, पक्का, ठीक है, समझा दिया साथ वाले को। यस सर, कौन बैठा है तेरे साथ, ओ भाई, ये साथ है तेरे, अलग लेवल पे है तुम्हारी क्लास है ना। अकेले है लास्ट बेंच में, मैंने पूछा साथ वाले को समझा दिया, यस सर। मिस्टर इंडिया है क्या, सही है भाई। डन, सुन लो, पहला टॉपिक क्या था। अच्छा एक बात और बताता हूं, देखना क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बातें ना करो, और एक सेकंड रुकना। श्योर नहीं, ये वो बातें बता रहा हूं मैं आपको जो जनरली पेपर खराब होने के बाद समझ में आता है कि गलती क्या कराए।
सुनो क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और अगर मैं आपको ये बोलूं टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो दोनों बातों में फर्क होता है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था, पेपर में नहीं था वो, कहाँ था बताऊंगा। ठीक है, अभी एक हफ्ते बाद जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा सारा, फिर कुछ बातें ऐसी है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, तब समझाऊंगा। लेकिन अभी मेरे को ध्यान आ गया तो बता रहा हूं। एक होता है टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। अब टाइप्स अगर पूछे तो क्या बता के आओगे, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और क्लासिफिकेशन पूछे तो जोड़े में है बियरर और ऑर्डर, दूसरा जोड़ा किसका, इनलैंड और फॉरेन, और तीसरा जोड़ा किसका, इनक्वाइट एंड एम्बिगियस। है ये 6 और अलग अलग हैं लेकिन सेट बने हुए हैं। अब 4 नंबर में बियरर ऑर्डर पूछ सकते हैं, 4 नंबर में इनलैंड फॉरेन पूछ सकते हैं, और 4 नंबर में इनक्वाइट या एम्बिगियस ऐसे पूछ सकते हैं। इनक्वाइट का मतलब क्या होता है पता है, दूसरा नाम क्या है इसका, यह है बाहर का नाम, घर का नाम क्या है इसका, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। ओके, बोलो भाई, आ रही है बात समझ में। अब सुनना है ध्यान से, एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं मैं जनरली। आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप दोनों को एग्जांपल आया याद, कुछ आ रहा है? अच्छा, चलो सुनो भाई। कभी आपने देखा ऐसा किसी फिल्म में या हकीकत में कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो निधीश है, ये किसी को पसंद करता है, आई बात समझ में, ये निधीश, ठीक है जी, ये इसकी ड्रीम गर्ल, ठीक है जी, ज्यादा बोल रहे हैं क्या ये, और ये ड्रीम गर्ल के, ठीक है जी, पापा, यानी कि निधीश के पापा जी, ससुर जी क्या होता है, आई बात समझ में। निधीश गया, हेलो अंकल, नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं, है ना। अब आप ये पूछोगे कि बेटा कितने कमाते हो, बस आपकी बेटी है ना, एक महीने में जितना उड़ाती है, मेरी स्कूटरी बाइक एक हफ्ते में उतना तेल खाती है। इसके पापा ने बोला हो गया, बोला हाँ अंकल जी, बताओ किस लिए आए हो। सुन लो, इसने बोला पापा जी, बोला बेटा कंट्रोल, बोला सॉरी अंकल जी, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, आप उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए। इसके पापा ने ड्रॉवर खोला, नहीं बंदूक नहीं, चेकबुक निकाली, चेक पे साइन किया, आई बात समझ में, और लिखा क्या, कुछ भी नहीं, और इसको चेक पकड़ाया और बोला ले 10 करोड़ तक जो मन में पैसा निकलवा लिया, चला जा मेरे बेटे की जिंदगी से। अब आप सबको पता है निधीश का जवाब, अंकल जी आपको जरा भी शर्म नहीं आई ये कहते हुए, आपने क्या सोचा मेरा प्यार बिकाऊ है, आप ऐसे कहेंगे और मैं छोड़ के चला जाऊंगा। बिल्कुल सही सोचा अंकल जी, मैं चलता हूं, दुआओं में याद रखना। आ रही है बात समझ में। अंकल जी ने इसको क्या दिया, चेक, चेक पे नाम है क्या, चेक पे अमाउंट है क्या, साइन तो है, क्या चेक कंप्लीट है क्या, क्या है चेक, इनकम्प्लीट।
चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है, अभी इनकम्प्लीट है, और यही क्या होते हैं, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में? बोलो। जो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट नहीं है, किसी न किसी एस्पेक्ट में कम है, वो इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। समझे इस चीज को? अब सुनो, इस चीज में एक पॉइंट ऐड होगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, आप सबको चैप्टर की शुरुआत में मैंने बताया था स्टाम्प एक्ट होता है एक। स्टाम्प एक्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्टाम्प एक्ट क्या करता है जी, स्टाम्प एक्ट बताता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे क्या क्या स्टाम्प ड्यूटी लगती है। अलग अलग तरीके की स्टाम्प होती है, मैंने दिखाया था ना आपको। एक तो होती है चिपकने वाली एडहेसिव स्टैम्प, और एक होती है इम्प्रेस, जो स्टाम्प पेपर आता है बना बनाया जिसपे नोट छपा होता है, पता है सबको। अब ना, होता क्या है, जब भी आप कोई प्रोमिसरी नोट बनाओगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओगे, चेक बनाओगे, तो उसपे ना स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ऑल दो चेक पे खत्म कर दिया, अलग कहानी है वो, अपन ने उस तरफ नहीं जाना अभी क्योंकि स्टाम्प एक्ट नहीं पढ़ रहे। अब स्टाम्प ड्यूटी कैसे पे करनी होती है? प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तब भी होती है स्टाम्प ड्यूटी, सुना भी होगा सबने, मैंने बताया भी था एक दिन, है ना, कि लाइक मेल के नाम पे अगर रजिस्टर करवाते हो तो फॉर एग्जांपल 7% स्टाम्प ड्यूटी देनी है, फीमेल है तो 5% देनी पड़ती है, 2% बचते हैं। तभी पापा लोग मम्मी के नाम पे करवा देते हैं, मम्मी खुश हो जाती है मेरे नाम पे घर है, ये नहीं पता कि पति थोड़ा सा चालू चंट निकल गया, 2% बचा गया, प्रॉपर्टी भी हो गई, पत्नी भी खुश हो गई। समझे? वो 2% स्टाम्प ड्यूटी ऐसे बचाते, तो अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी की रेट दी होती है। अब मान लो स्टाम्प एक्ट ने क्या बोला, ऐसा बोला, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, प्लीज याद मत करना कि ऐसा ही होता है। उन्होंने बोला आपने 1 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी है अगर आपका इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए तक का है। आपने 5 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी है अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 1 लाख तक का है। 1 लाख तक का मतलब कि उस पर अमाउंट ये लिखी है। 10 रुपए देनी है ड्यूटी अगर आपके इंस्ट्रूमेंट पे 10 लाख रुपए तक लिखे हैं। बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। 20 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी है आपने अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 1 CR का है। 25 रुपए स्टाम्प ड्यूटी रहेगी अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 5 करोड़ तक का है। 50 रुपए ड्यूटी रहेगी अगर आपका इंस्ट्रूमेंट 10 करोड़ तक का है। और 100 रुपए स्टाम्प ड्यूटी है अगर 10 करोड़ से ऊपर है, 100 करोड़ तक का है। लेट्स एज्यूम। आई बात समझ में? यानी कि नीतीश के पापा जी ने जब ये चेक बनाया तो लेट्स एज्यूम उसके ऊपर 100 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चिपकी हुई थी। कितने की चिपकी हुई थी? 100 रुपए की। यानी कि कायदे से उस पर कितनी अमाउंट तक लिखी जा सकती है? 100 करोड़ तक की। लेकिन उसके पापा ने इसको एक बात कह के भेजा था, या मान लो चाहे इंस्ट्रूमेंट के पीछे ही लिख दी, या फिर इससे एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि तू मेरी बेटी की जिंदगी से चला जाएगा, तू उसको कभी परेशान नहीं करेगा। फिर भी नहीं माना तो एक दिन वो तेरे बर्थडे पे तेरे को पहाड़ पे लेके जाएगी। इसने बोला नहीं, चेक ही सही है। समझे? जिसको जो चाहिए चूज कर लो, कोई बात नहीं। सिंपल सी बात है, 100 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगी, यानी कि 100 करोड़ तक लिख सकता है, लेकिन इसके पापा ने अमाउंट खाली छोड़ी है ऐसे। लेकिन इसको ये बोला था, याद हो तो, चला जा मेरी बेटी की जिंदगी से, 10 करोड़ तक लिख लेना। कितने? 10 करोड़ तक। नीतीश 10 करोड़ तक लिख पाएगा इसके ऊपर, या जितने की स्टाम्प ड्यूटी लगी थी, यानी कि 10 करोड़ से ऊपर 100 करोड़ तक भी लिख सकता है। बताओ नीतीश कितनी अमाउंट लिख सकता है स्टैम्प ड्यूटी तक? गलत जवाब। जितना ड्रोवर ने बोला हो। बताया तो इसीलिए, मेरे को पता था तू साफ कहेगा प्रूफ क्या, तो मैंने बोल दिया, एग्रीमेंट लिखवाया या उसके ऊपर लिख दिया। जितना तेरे को ऑथराइज किया है, क्या लिखा है ना भाई उसमें, 10 करोड़ तक अमाउंट बताया है। सिंपल सी बात है। अब किसी के मन में ये आ रहा हो, नहीं सर ये तो गलत बात है सर, तो भाई एक बात बताओ, किसी ने अगर 60 करोड़ का अगर चेक देना है तो वो कितने की ड्यूटी लगाएगा? 100 रुपए की लगाएगा। 10 करोड़ का चेक देना है तो भी 100 रुपए की, 100 करोड़ तक का चेक देना है तो भी स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए की लगेगी। यूं थोड़ी है कि स्टाम्प ड्यूटी कितने की लगी है तुम्हारे मन में आए वो लिख लो। तो सर फिर इससे अच्छा इसके पापा जी लिख के दे देते। पापा जी स्मार्ट हैं।
पापा जी 10 करोड़ लिख दे, क्या पता औकात इसकी 1 करोड़ की हो, ये खुद ही 1 करोड़ लिखना चाह रहा हूं, क्यों 10 करोड़ लिख के दिए, इसको ऑप्शन दे दिया, चला जा मेरी बेटी की जिंदगी से, ये ले चेक, जो पैसे चाहिए निकलवा लियो, कंडीशन लगा दी मैक्सिमम 10 करोड़। तो सीधी सी बात है भाई, नीतीश 10 करोड़ तक ही निकलवा सकता है। समझे? बोलो भाई, आई बात समझ में? क्लियर है? इनकोइट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो किसी न किसी एस्पेक्ट में इनकम्प्लीट है। और आपको पता है दूसरा तरीका क्या है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बनाने का? बताऊं? हैरान तो नहीं हो जाओगे? इंस्ट्रूमेंट पे इनकम्प्लीट लिख दो। हाँ, इंस्ट्रूमेंट पे आप खुद ही लिख दो इनकम्प्लीट, तो पता है वो क्या हो गया? इनकम्प्लीट। क्यों? उस पर लिखा है इनकम्प्लीट, सिंपल है। और जो होल्डर होता है वो उतने ही पैसे विड्रॉ कर सकता है जितने उसको ऑथराइज किए हैं। आई बात समझ में? बोलो भाई, आगे की कहानी सुनो। चेक तो आ गया नीतीश के पास, लेकिन गुड़िया चली गई। लेकिन आप सबको पता है ये कैसा है, ठीक है जी? ये यहां से कहां गया पता है? एक लड़का है जिसका नाम है सुजल, वो भी किसी को पसंद करता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बोलो भाई, आई बात समझ में? पता है क्या किया इसने? सुजल को जाके वो चेक दे दिया, बोला देख भाई मैं इसको पसंद करता हूं, कभी बताया नहीं, और तू इसकी जिंदगी से चला जा। सेम सुजल, तुझे शर्म नहीं आई दोस्तों के छुरा गोपते हुए, ये तूने क्या किया? ठीक है, तुझे ऐसा मजाक लगता है क्या मैं ऐसे छोड़ दूंगा उसको एक चेक के चक्कर में? बिल्कुल सही लगता है भाई। सुजल चला गया, चेक ले गया। अंकल जी, ड्रोवर, ड्रोई कौन? सुजल। ड्रोई तू है? ड्रोई है ये? सुजल है ड्रोई? कौन है ड्रोई? बैंक है ड्रोई, बेवकूफो, कंसेप्ट पे भी ध्यान दो, सिर्फ छोरियों के चक्कर में मत रहो। चेक के केस में ड्रोई इज ऑलवेज अ बैंकर। सॉरी सर क्या होता है? ध्यान तो तुम्हारा है नहीं क्लास में, और जो नहीं बोले वो भी कंसेप्ट पे फोकस बना के रखा करो। पूछ लिया ना छोटा सा हु इज द ड्रॉई, पेपर में आगे केस स्टडी, फिर सपोज ए गया किसी से मिलने के लिए, बी ने उसको चेक दे दिया इनकम्प्लीट, बता दो इस बी ने आगे वो सी को दे दिया चेक, बताओ नाउ हु इज द ड्रॉई? ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंकर। एंड पेई कौन है? कौन है पेई? सुजल है। क्यों, सुजल ने लिख दिया अपना नाम? फिर पेई तो अभी कोई है ही नहीं, पेई कौन बनेगा जब नाम लिखा जाएगा? कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। नीतीश कौन था? होल्डर, क्योंकि इसको मिला था। सुजल कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स, याद रखा करो। सुजल कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब मेरा आखिरी सवाल है, सुजल कितनी अमाउंट लिख सकता है? 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, कितनी? 10 करोड़ तक नहीं लिखेगा? बिल्कुल सही जवाब, सुजल 100 करोड़ तक अमाउंट लिख सकता है। होल्डर इज ऑथोराइज्ड, होल्डर डिमांड कर सकता है मैक्सिमम उतनी पेमेंट जितनी उसको बोली गई है, किसके द्वारा? ड्रॉअर के द्वारा। परंतु होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कर सकता है जी? अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, ऑथोराइज है अप टू द अमाउंट। कितनी अमाउंट तक? अप टू द अमाउंट ऑथोराइज बाय स्टाम्प ड्यूटी। क्यों? होल्डर इन ड्यू कोर्स को थोड़ी पता है कि कितने तक की इस पे ऑथराइजेशन लगाई है, और लगाई भी हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स हमेशा गुड फेथ में उसको पूरा टाइटल मिलता है, अपन ने पढ़ा था। क्योंकि इनकम्प्लीट चेक है, कल को नीतीश अगर इस चेक से 20 करोड़ की पेमेंट करवाना चाह रहा है और चेक पे अमाउंट नहीं लिखी, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी तो कवर करती है, तो कोई भी पर्सन कभी भी इनकोएट इंस्ट्रूमेंट दे तो ये बात जरूर ध्यान रखे, होल्डर तो सिर्फ उतनी पेमेंट ऑथराइज है जितना आपने बोला है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कर सकता है? जितनी स्टाम्प ड्यूटी में अमाउंट कवर होती है उतनी तक विड्रॉ कर सकता है। आ गई बात समझ में? ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि दिमाग में ये बात छप जाए कि नीतीश के पापा जी ने जो चेक दिया था
पापा जी से परे नहीं जा सकता, माननी पड़ेगी। लेकिन निधीश ने आगे किसी को चेक दे दिया तो वो उतने तक विड्रॉ कर सकता है जितनी स्टाम्प ड्यूटी ऑथराइज करता है। आई बात समझ में? क्योंकि यहां पे तो सिंपल सी बात है ना, ड्रोवर ने खुद ने देख लिया कि कितनी औकात है इसके प्यार की, 10 करोड़ तक की तो बता दिया। यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ पे तो स्टाम्प ड्यूटी जितनी बनाएगी उतनी हो सकती है, समझे? जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो कभी भी ऑथराइज्ड है कि कितनी भी अमाउंट विड्रॉ कर ले, बशर्ते बस वो स्टाम्प ड्यूटी में कवर हो। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? इट मींस एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या है जी, इनकम्प्लीट है इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, यानी कि कुछ ना कुछ कमी है उसमें। एंड द ड्रोवर या मेकर या एक्सेप्टर या इंडोर्सर। ड्रोवर कौन? बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बनाने वाला। मेकर कौन? प्रोमिसरी नोट में। एक्सेप्टर कौन? ड्रोई जो एक्सेप्ट कर रहा है। इंडोर्सर कौन? जिसने आगे एंडोर्स कर दिया। यानी कि चारों में से कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करके डिलीवर कर सकता है, किसको? अनदर पर्सन को, इन हिज कैपेसिटी, इस कैपेसिटी में कि वो इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देगा? लिविंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि छोड़ देगा इंस्ट्रूमेंट को। कितना छोड़ देगा इंस्ट्रूमेंट को? आइदर होली ब्लैंक, या तो पूरा खाली, और हैविंग रिटर्न ऑन इट, या फिर उस पे पता है क्या वर्ड लिख देगा? इनकम्प्लीट। एंड सच एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं? इनकोएट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। और ये फिर पावर देते हैं। एंड अगर कोई इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है तो वो पावर देता है किसको? उसके होल्डर को, कि तो वो उसको कंप्लीट कर ले। कैसे कंप्लीट कर ले? बाय राइटिंग एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट, आइदर या तो विद इन लिमिट स्पेसिफाइड देयर इन, या तो जो लिमिट बताई थी उसमें, यानी कि 10 करोड़ तक, और कुछ नहीं बताया तो विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड द स्टाम्प अफिक्स्ड ऑन इट। और लिमिट नहीं बताई तो जितनी स्टाम्प ड्यूटी कवर करवाती है। अब इसके पापा जी ने इसको ये चेक दे दिया होता, लिमिट नहीं बताई होती, 100 करोड़ तक लिख सकता था। आई बात समझ में? And the principle of this rule of an inchoate instrument is based on the principle of estoppel. Principle of estoppel क्या कहता है? Once you have shown something, you cannot deny afterwards. एक बार आपने अगर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट दे दिया और सामने वाले ने भर दिया, अब आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। आई बात समझ में? बोलो भाई। यानी कि बनाने वाले की लाइबिलिटी कितनी आएगी? डिपेंड करता है भाई, होल्डर के पास है या होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है। होल्डर के पास है तो अप टू द अमाउंट ऑथराइज्ड या स्टाम्प ड्यूटी व्हाटएवर। और अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो भाई साहब बेशक ऑथराइज कर रखो अप टू द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय स्टाम्प ड्यूटी। देखो, द पर्सन साइनिंग एंड डिलीवरिंग द इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इज लायबल बोथ टू होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस इन देयर रिस्पेक्टिव राइट्स। कैसे? द होल्डर ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट, लिख लेना यहाँ पे निधीश, कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड बाय द साइनर। होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं कर सकता? कभी भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता। किससे ज्यादा? जितनी साइन करने वाला पे करना चाहता था। लिख लेना, होल्डर के आगे लिख लो निधीश, साइनर के आगे लिख लो पापा जी, और अमाउंट के आगे लिख लो 10 करोड़। ठीक है जी। जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स लिख लेना सुजल, कैन, चाहे तो रिकवर कर सकता है कोई भी अमाउंट जो इंस्ट्रूमेंट पे लिखी है। ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट पे कैसे लिखी है? स्टाम्प ड्यूटी लगी है, लिखी नहीं मतलब स्टाम्प ड्यूटी जितनी कवर करता है। डन? डन? ठीक सके? पक्का? सही बताओ। कोई बात नहीं, कोई प्रूफ है ही नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स के अधिकार कानून ने दिए हैं कि आप कितने भी अमाउंट लिख सकते हो। होल्डर अगर उस पर लिख दे 10 करोड़, फिर सौंप दे, फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो अमाउंट फिल हो चुकी है, कटिंग थोड़ी कर दोगे आप। ओके? हाँ हाँ, तो लिख दो, वो तो होल्डर के लिए है, तो होल्डर इंडोर्समेंट भी तो करेगा, निधीश साइन भी तो करेगा तेरे को सौंपने से पहले। कानून बनाया भाई, मेरे को बता दो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके हिसाब से ऐसे खुले चेक पकड़ा देगा। और चलो पकड़ा भी दिए, खूब पैसा है जी, अंधा पैसा है, लेकिन वो अगले को कितने भी अमाउंट का चेक दे देगा। इसकी शक्ल देख, और ये तेरे को चेक दे देगा जिसपे 10 करोड़ लिख सकता है, लगता है क्या? और अगर देगा भी तो 10 करोड़ ही लिख के देगा। ये चाहेगा तो कभी 100 करोड़ ले ले। फिर सेक्शन 20 एक्ट का कहता है, वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर पर्सन, क्या? a paper stamped in accordance with the law relating to negotiable instrument then in force in India। जो भी लॉ चल रहा है उसके अनुसार अगर एक पर्सन साइन करके डिलीवर कर दे अनदर पर्सन को, क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। रिपीट है ये सब, कैसे? आइदर होली ब्लैंक और हैविंग रिटर्न
या फिर उस पर लिख दे क्या, इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये वर्ड लिख दिया, तो क्या होगा जी, तो होगा ये ही, यानी कि सामने वाला जो ये बनाने वाला है वो प्राइमा फेसी क्या कर रहा है जी, होल्डर को अधिकार दे रहा है कि होल्डर उसको कंप्लीट कर लेगा एज द केस में भी। रिपीट है ये, कैसे कंप्लीट कर लेगा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, वो अमाउंट लिख के जो स्पेसिफाइड, जो उसने बताया है, एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टाम्प, कि वो बाउंड है, इनको एक इंस्ट्रूमेंट दे रहा है कि होल्डर को तो वो उतने पैसे देगा जितनी उसने अमाउंट बताई है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को अप टू द स्टाम्प ड्यूटी, उससे ज्यादा किसी को लायबल नहीं है। 110 करोड़ लिख लिए, कोई लायबल नहीं है देने के लिए। द पर्सन सो साइनिंग, कह रहे जो पर्सन, जो व्यक्ति ये साइन करता है और जो पर्सन साइन करके ये इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो लायबल है इन द कैपेसिटी, उसी कैपेसिटी में जो उसने जिस कैपेसिटी में बनाया था। किसको लायबल है, यहां तक तो लिखिए बेटा वो बात जो अमाउंट स्पेसिफाइड थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डर, आगे लिखा होल्डर इन ड्यू कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेम वे में होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी देगा, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन, होल्डर इन ड्यू कोर्स को छोड़ के कोई भी व्यक्ति जिसने बना के इंस्ट्रूमेंट दिया उससे उस अमाउंट से ज्यादा रिकवर नहीं कर सकता जितनी वो पे करना चाह रहा था। होल्डर इन ड्यू कोर्स को छोड़ के, होल्डर इन ड्यू कोर्स तो उससे ज्यादा भी अमाउंट रिकवर कर सकता है जितनी वो पे करना चाह रहा था। होल्डर इन ड्यू कोर्स को छोड़ोगे तो बचेगा कौन, होल्डर, यानी कि होल्डर क्या नहीं कर सकता, अमाउंट इंटेंडेड जो थी जितनी वो पे करना चाह रहा था होल्डर उससे ज्यादा रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कर सकता है, हमेशा उससे ज्यादा रिकवर कर सकता है, परंतु अप टू कितनी, स्टाम्प ड्यूटी ने जो कवर की थी। ओके ओके, पक्का, सुन लो, एक पर्सन ने साइन किया एक ब्लैंक एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज की और उसको रख दिया अपने ड्रॉवर में, बिल एक्स ने चोरी कर लिया, उस पे 20,000 भर के नेगोशिएट कर दिया एक भोले भाले व्यक्ति को, मतलब अर्पित ने इंस्ट्रूमेंट बना करके अपने ड्रॉवर में रख रखा था, निधीश ने चुराया और चुरा के मुझे, ठीक है जी, मुझे कोई और इंसान दिखा नहीं अब यहाँ पे, इसलिए मैंने खुद को चूज कर लिया बिकॉज इनोसेंट पर्सन लिखा था, ठीक है जी, तो मुझे इसने इंस्ट्रूमेंट डिलीवर कर दिया निधीश ने, तो सिंपल सी बात है, इट वॉज हेल्ड दैट साइनर टू द ब्लैंक एक्सेप्टेंस, यानी कि अर्पित जिसने साइन किया था वॉज नॉट लायबल टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्यों, क्योंकि उसने कभी भी डिलीवर तो किया ही नहीं था उसको यूज करने के लिए, वो तो उसने जस्ट रखा हुआ था। एंड जहां तक बात है एज अ कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी, साइनर एज अ मेकर, ड्रोवर, इंडोर्सर और एक्सेप्टर, ऊपर लिखा था सेम वही बात है, मस्ट डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर, और अगर डिलीवरी नहीं है ना, बताया था मैंने डिलीवरी बहुत जरूरी है, डिलीवरी, इफ डिलीवरी नहीं हुई है तो साइनर इज नॉट लायबल। फर्दर मोर जो पेपर साइन और डिलीवर था वो स्टाम्प भी तो लगा होना चाहिए एज पर द लॉ ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, जो भी साइन या डिलीवर करने से पहले, अन्यथा वो कुछ कह ही नहीं सकता। Otherwise, the signer is not stopped from showing that the instrument was filled without his authority. अगर उस पर स्टाम्प नहीं लगी तो आप रोक ही नहीं सकते। सर स्टाम्प तो निधीश भी चोरी करने के बाद चिपका देगा, स्टाम्प के ऊपर साइन होते हैं, क्रॉसिंग करनी पड़ती है जो लगाता है। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ इतना बताना चाह रहा है, किसी ने बना करके इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था और कोई उसको चोरी करके ले जाता है और इनोसेंट पर्सन को दे रहा है, इनोसेंट पर्सन तो कल को क्या कहता है, मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ जी, मैंने तो गुड फेथ में लिया था, वो बात तो ठीक है, लेकिन सामने वाले ने तो क्या किया है, विदाउट डिलीवरी लेकर के आए ना, और तो और उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगी। तो ये एग्जांपल ये बताना चाह रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी अगर लगी होगी तो कैंसिल कर रखा होगा ना, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स गुड फेथ में मिला है ये बोला जाएगा उसको। मेरे को थोड़ी पता ये चोर है, शक्ल से तो नहीं लग रहा था, सिंपल सी बात है। डिलीवर बोथ, सी देखो अभी थोड़ा सा सब्र करो, अगला टॉपिक पढ़ो क्या है, ट्रांसफर कैसे होता है, ये तो सेम है बाय मियर डिलीवरी या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये रहा। कितना इंपॉर्टेंट है डिलीवर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब तक कोई डिलीवर नहीं करता वो चीज, जैसे ऐसे समझ लो ना, मैंने मान लो किसी के लिए गिफ्ट खरीदा पर मैंने डिलीवर ही नहीं किया, तो क्या अपने आप से थोड़ी उठा के ले जाओगे, मुझे पता है ये आपने गिफ्ट लिया मेरे लिए, ऐसा थोड़ी होता है, समझे। तो इंपॉर्टेंस बहुत है डिलीवरी की, और इनकोएट इंस्ट्रूमेंट अगर आपने दे दिया तो बाद में आपकी लाइबिलिटी आएगी, और स्टाम्प ड्यूटी यानी कि स्टाम्प लगी होनी चाहिए, तभी अमाउंट पता लगती है कितने फिल कर सकते हैं। डन डन, क्लियर, ओके। अभी एक बार लास्ट करवा रहा हूं फिर ब्रेक दूंगा या देखेंगे आगे पढ़ेंगे, यानी एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट,
ठीक, हाँ समय बहुत जल्दी बीतता है बेटा, हो ही गया, 1.5 घंटा हो गया अपने को पढ़ते हुए। हाँ हाँ, पता ही नहीं लगा ना, 2 घंटे की तो क्लास थी। मेरा दिल तो कर रहा है विपिन सर को फोन कर दो, आप मत आना। नहीं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता, आपको पता है वो कितनी डांट लगाते हैं मेरे को, बहुत डांटते हैं विपिन सर मेरे को। हाँ जी, पहले ये करते हैं एम्बिगस, एम्बिगस वर्ड का मतलब बताओ, बोलो। कंफ्यूजन भरा, बोला करो। दोबारा पूछता हूं, एम्बिगस का मतलब बताओ। कैसे? ऐसे। एक इंस्ट्रूमेंट है, मैंने बनाया है, ठीक है जी, और इसको पैसे मिलेंगे। बता दो क्या है, प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है? ना, बस इतना ही बताऊंगा। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं पैसे दूंगा, इसको मिलेंगे, प्रोमिसरी नोट है। अरे रुक जाओ, ओह मेक इन इंडिया। ऐसे सुनना, देखो, चलो पहले दो जवाब आए हैं, एक सुजल ने जवाब दिया और एक निधीश ने जवाब दिया। पहले सुजल का जवाब देखते हैं। सुजल ने बोला कि सर, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने पैसे देने हैं, इसको पैसे मिलने हैं, वो प्रोमिसरी नोट है। नहीं सुजल, एक्चुअल में ये हुआ था, किरण ने ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया था और बोली लो सर, एक्सेप्ट करो। ठीक है जी, ड्रॉवर में नाम लिखा था किरण का क्योंकि इसने बनाया था, ड्रॉइंग में मेरा नाम था, मैंने एक्सेप्ट किया था, और पे में किरण का नाम लिखा था। तो सुजल ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। ओके बेटा। अच्छा निधीश, आपने क्या बोला था? सुजल आप समझ गए, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। निधीश आपने क्या बोला था कि वो इंस्ट्रूमेंट सर जिसमें आपने पैसे देने, इसको पैसे मिलेंगे, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है? नहीं निधीश, ऐसा नहीं है। आपको पता है, मैंने इसको प्रोमिसरी नोट बना करके दिया था, जिसपे मैंने ऐसे लिखा था, आई प्रोमिस टू पे, मैंने साइन किए थे और किरण को पैसे मिलेंगे। तो निधीश, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, प्रोमिसरी नोट है। क्यों नहीं हो सकती एक टाइम पे दो चीज? जब तुझे चोट लगी तब तू सीढ़ियों से भी गिरा था और स्कूटी से भी गिरा था। अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मैं पैसे दूंगा और किरण को पैसे मिलेंगे? कितने बच्चे कह रहे हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज है? हाथ उठाओ, आप तो उठाओ। नहीं नहीं, पहले मेरे को बताओ ना, कितने बच्चों को लगता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं पैसे दूंगा, किरण को पैसे मिलेंगे, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है? अच्छे से हाथ उठाओ। जब इतने बच्चों ने हाथ उठा लिया, बेटा ऐसा नहीं है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट है। चलो दूसरा सवाल पूछ, कितने बच्चों को लगता है जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं पैसे दूंगा, वो इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट है और इसको पैसे मिलेंगे? तुम लोग हाथ उठा रहे, ऐसा नहीं है बेटा, वो ये इंस्ट्रूमेंट है। क्या चेक? अच्छा चेक होगा ये। बोलो। किरण ने दोनों बारी में हाथ उठाया कि सर वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। चल बता किरण, एक चूज कर दोनों में से, एक चूज कर। अरे करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि दोनों एक ही टाइम पे मैंने आई प्रोमिस टू पे भी लिखा होगा या आपने उस पे लिखा होगा आई ऑर्डर टू पे। एक चूज करो। मान के चलो मैंने आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दिया बना के, जो नहीं समझ पा रहे हो आप, प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, इतना तो समझ गए। पैसे देने मैंने हैं, मिलने आपने हैं, लेकिन एक चूज करो आप, दोनों में से क्या मानोगे? प्रोमिसरी नोट मानोगे? अब जिंदगी में आप पलट नहीं सकते, आपको प्रोमिसरी नोट ही मानना पड़ेगा। इट मींस ना तुम डिसाइड कर सकते हैं ना मैं डिसाइड कर सकता, जिसको इंस्ट्रूमेंट मिला है और वो एम्बिगियस है, कंफ्यूज है, प्रोमिसरी नोट, नोट है प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज, भाई ऐसे चूज कर लो, एक बार जो चूज कर लिया वो वही है, बाद में नहीं पलट सकते। टॉपिक पूरा। सेक्शन 17 कहता है ऐसे कि वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंसिडर्ड आइदर एज अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, तो होल्डर में एट हिज इलेक्शन, मर्जी है, ट्रीट इट एज आइदर, जो मन करे वो मान लो,
एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी देंसफॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, उसको उसके बाद वही माना जाएगा। ओके, यानी कि है तो इतनी बात, आगे फिर थोड़ा सा ऐसे टॉपिक की लेंथ बनाने के लिए समझा रहे दोबारा से। यानी कि थस क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट जो वेग है, जो समझ में नहीं आ रहा, एंड कैन नॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, जिसको आप पता भी नहीं लगा पा रहे कि वो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, वो एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट होता है। डन। इन अदर वर्ड्स, कवि कहना चाहते हैं, फिर से समझा रहे हैं, सच एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंसिडर्ड आइदर एज प्रोमिसरी नोट और एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। डन। फिर से समझा रहे हैं, सेक्शन 17 ये कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट होल्डर में एट हिज डिस्क्रिप्शन, अपनी मर्जी से उसको जो मन करे वो मान ले, एंड उसके बाद इंस्ट्रूमेंट देयर आफ्टर बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। यानी कि thus आफ्टर एक्सरसाइजिंग हिज ऑप्शन अ होल्डर कैन नॉट चेंज दैट इट इज अदर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद वो कभी भी ये नहीं कह सकता ये तो कोई और इंस्ट्रूमेंट है। एक बार जो मान लिया वो मान लिया। आई बात समझ में? बोलो भाई, क्लियर है ना? उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, अब आप पलट नहीं सकते। क्लियर? डन। डन। यहां पे सारे क्लासिफिकेशन कंप्लीट है आपके, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। 14 मार्क्स तक की वेटेज है इस चैप्टर की। कई बार ऐसा भी करते हैं, 7 नंबर का और 6 नंबर का दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोनों के दो दो पार्ट दे देते हैं। एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का, सॉरी एक 4 नंबर का और 2 नंबर का, एक 5 नंबर का और 2 नंबर का, या फिर 4 3 4 2, या फिर 7 और 6 सीधा, या 4 3 और 6, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देते हैं। और ये कभी श्योरिटी नहीं है कि कहां से क्या पूछेंगे। कई बार पहला और आखिरी पूछ लेते हैं, बीच में से कुछ नहीं आता। कई बार सीधे सीधे दो क्वेश्चन, लाइक एम्बिगियस और इनकोएट पूछ लिया, या फिर ऐसे पूछ लिया, इनलैंड बता दो, इनकोएट बता दो, और साथ में डिसोनर बता दो। 7 नंबर में डिसोनर का आ गया, और 3 नंबर में वे दो पूछ लिए। ओके, इतना पढ़ दो, इतना रिवाइज कर लो कि कभी भी कहीं भी 1% डाउट ना बचे। खरे नंबर है बेटा फर्स्ट चैप्टर और 7 चैप्टर के, खरे, बिल्कुल खरे। और फिर भी अगर नुकसान खाओगे तो उस चीज का कोई इलाज नहीं है। एलएलपी, नेगोशिएबल और फर्स्ट चैप्टर, ये 28 नंबर के आपके। एलएलपी 7 नंबर का, पहला 6 या 7 नंबर का, और आखिरी 14 नंबर का। इनमें जो बच्चा नंबर कटवाएगा उसका कोई इलाज नहीं हो सकता भाई, बिकॉज सीधे सीधे मिला के गिनती के 15 से 20 क्वेश्चन है, जिनमें से आने ही आने हैं 4। 20 क्वेश्चन वो है जिसमें से आने ही आने हैं 4। आप पूछते हो ना, बता दो ना इनमें से कोई आएगा क्या, ये वही है, और आएगा ही आएगा। एक दिन बैठ के सारे क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, अभी सिलेबस कंप्लीशन पे है, और अभी भी देख लेंगे। आज और रहने देते हैं पढ़ने को, एक बार थोड़ा सा लुकआउट करते हैं हमारे जितने एग्जाम पेपर आए हैं उनमें से जो सिलेबस हो गया उसके बेसिस पे, या नेगोशिएबल के कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास यहाँ पे रोक रहा हूं अभी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बने रहना, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, और अपा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डन। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और खूब मन लगा करके पढ़ाई करें।